जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ओके। सो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट लाइन कोडिंग। इससे पहले कल हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया, जिसमें उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने अपने लेक्चर के दौरान जो है वो हमने कवर किया। सो आज हम लाइन कोडिंग की बात करेंगे और probably we should be able to start this next topic, that is about digital receivers and regenerative repeaters. तो अगर तो हम एक फ्लो पे गए तो प्रॉब्ली हो सकता है शायद हम आज ही ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दें, अदरवाइज जितने भी टॉपिक रह जाएंगे वी विल कवर those topics in the next class inshallah, and that will conclude our course. So हमने डिजिटल कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया था. वी टॉक्ड अबाउट चैनल इनकोडर्स एंड उनका पर्पस क्या होता है. पर्पस क्या है कि ये रिडंडेंसी ऐड करते हैं और एक ख़ास कोड रेट होता है हर एक चैनल इनकोडर का, एंड जिसका कोड रेट जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा वो परफॉर्म करता है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ रिड्यूस्ड एफिशिएंसी. फिर हमने डिजिटल मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास जब भी आप सिग्नल को वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि आप डिजिटल रेडियो की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी डिजिटल डाटा 1 और 0 को किसी वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और उस वेव फॉर्म की मदद से आप उस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर साइड पे उस वेव फॉर्म से आप वो बिट या वो जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. और फिर हमने चैनल की थोड़ी सी बात की थी, जिसके अंदर हमने चैनल के एस्पेक्ट्स की बात की थी कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट चैनल डू यू हैव, कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस किस्म की इंटरफेरेंसेस है उसके अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी मॉड्यूलेशन और कोडिंग जो है वो डिफाइन करते हैं अपने सिस्टम के लिए, ताकि आप एक स्पेसिफिक सिग्नल टू नॉइज रेशियो अचीव कर सकें. फिर चैनल डिकोडर और सोर्स डिकोडर जो है ये आपके रिसीवर के पार्ट में आ जाते हैं, जो कि बेसिकली एक रिवर्स प्रोसेस होता है आपके चैनल इनकोडर और सोर्स इनकोडर का. और फिर हमने कहा था जो आपके पास आउटपुट सिग्नल, आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को दोबारा उस फॉर्मेट पे ले जाता है, वेदर इट इज़ एनालॉग और डिजिटल, ताकि आप उसको रिसीवर पे रिसीव कर सकें. फिर हमने कुछ सिग्नल डिग्रेडेशंस की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि कुछ एस्पेक्ट्स है जिनकी वजह से आपका सिग्नल डिग्रेड हो सकता है. पहला जो उसमें रीज़न थी दैट वाज दी लॉस इन सिग्नल टू नॉइज रेशो, जिसमें हमने बात की थी कि ईदर योर सिग्नल पावर वुड रिड्यूस और योर नॉइज पावर वुड इंक्रीज. तो ये दो ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशो रिड्यूस हो सकती है. फिर हमने कहा था कि सिग्नल डिस्टॉर्शन जो है उसकी वजह से भी आपके पास सिग्नल डिग्रेड हो सकता है, जो कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की वजह से कॉज होता है. और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस किस वजह से होती है कि आपके पास जो लीनियर चैनल्स हैं, उन लीनियर चैनल्स के अंदर आपके पास टाइम डोमेन डिस्पर्शन हो रही होती है या टाइम डोमेन स्प्रेडिंग हो रही होती है. उस टाइम डोमेन स्प्रेडिंग की वजह से एक टाइम डोमेन सिंबल जो है वो दूसरे सिंबल में स्मेयर कर जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्शन हो सकती है. फिर डिस्टेंस की वजह से भी सिग्नल डिग्रेड होता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट होगा, क्योंकि चैनल की वजह से वो अटेनुएट होना शुरू हो जाता है. और फिर हमने कहा था कि हम रिपीटर्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस बहुत लार्ज हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सिग्नल एम्पलीफिकेशन के साथ साथ वो नॉइज़ को भी एम्पलीफाई कर देता है, तो ये हमारे पास एक इशू हो सकता है. तो इसलिए हम रिपीटर्स की जगह वी प्रेफर कि हम एक रीजनरेटिव रिपीटर यूज़ करें, जिसकी वजह से हमारी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है SNR वो हमारी मेनटेन रह सके. और हमने एंड पे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कंपेयर कर लिया था. सो आज हम बात करेंगे लाइन कोडिंग की. और लाइन कोडिंग एक्सक्यूज मी, और लाइन कोडिंग बेसिकली वो पार्ट है जहाँ पे हमने बात की थी कि आपके पास जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन आएगी, एक आपके पास कंटिन्यूस सिग्नल है एनालॉग, उसको आपने एक A to D कन्वर्टर से गुजारा, आपके पास यहाँ पे 1 0 0 1 1 एक बाइनरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई, विच आर एक्चुअली वो जो सैम्पल्स थे उन सैम्पल्स को आपने क्वांटाइज कर दिया. ये सैंपल आपको मिलते हैं आफ्टर सैम्पलिंग.
और फिर सैम्पलिंग के बाद जब आप क्वांटाइजेशन करते हैं तो आपके पास ये 1010 की फॉर्म आ जाती है, जिसको हम PCM भी बोलते हैं। अब ये जो बाइनरी आपके पास डाटा आ रहा है, इस बाइनरी डाटा को आपने एक लाइन इनकोडर से गुजारना है। ये लाइन इनकोडर क्या करता है, ये इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक वेव फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में शो करता है कि 1 जो है वो एक समझो फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, 0 जो है वो से 0 वोल्ट है। दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो ये जो लाइन इनकोडर है, ये जब आपके बाइनरी डाटा को एक वेव फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो इसके फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो 1 है वो कितने वोल्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो 0 है वो कितने वोल्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप एक थ्रेशोल्ड सा रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल से 3.5 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक अगर आपके पास सिग्नल हो तो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, और से 0 से लेके 1.5 वोल्ट तक अगर आपके पास सिग्नल हो तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। तो अब इस तरह के कुछ थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि रिसीवर साइड पे जब आपको ये सिग्नल मिलेगा तो यू विल नॉट बी गेटिंग दिस एग्जैक्ट सिग्नल, आपको रिसीवर पे ये सिग्नल जरा डिस्टॉर्टेड मिलेगा, क्योंकि हमारे पास चैनल डिस्टॉर्शन की वजह से आपकी जो एक्चुअल सिग्नल है वो डिग्रेड हो जाता है। तो हो सकता है रिसीवर पे आपको सिग्नल जो मिले वो थोड़ा इस तरह करके मिले। दिस माइट बी द सिग्नल दैट यू वुड रिसीव। तो अब आपके पास ये जो सिग्नल आ रहा है, अब इसका जो एम्पलीट्यूड है ये तो 5 वोल्ट से कम होगा, बट जब तक एज लॉन्ग एज वो इस थ्रेशोल्ड के अंदर है यू वुड स्टिल कंसिडर दिस टू बी 1, और इस थ्रेशोल्ड के अंदर अगर आपके पास सिग्नल आ रहा है तो यू विल कंसिडर इट एज 0। तो ये कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं जो कि आप डिफाइन करते हैं अपने रिसीवर के अंदर इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि ये जो लाइन कोड है इससे हम दोबारा 1011 की जो सिग्नल की फॉर्म है वो जब हम जनरेट करना चाहें तो वी कैन डू इट दिस वे। और सर अगर ये 1.5 और 3.5 के दरमियान में हो जी, तो यहाँ पे वो आपके पास एरर जो है वो दोबारा जनरेट हो सकता है, जिसमें आप एक अनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट के अंदर है कि आपका जो रिसीवर है वो उसको कुछ भी कंसीडर कर सकता है। सो दैट वुड एक्चुअली कैन कॉज एरर इन योर केस। ओके, सो अब इस केस में हमारी असल रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपकी SNR है, जब हम कहते हैं SNR बेहतर हो, उसका मतलब ही ये है कि अब आपके पास एक्चुअल सिग्नल ये था, दिस रेड वन, और ये जो आपके पास सिग्नल रिसीव हुआ है ये वो रिसीवर पे जो आपको सिग्नल रिसीव हुआ है, और ये रिड्यूस क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द नॉइज इन द चैनल। तो अगर आपके सिस्टम की SNR इंप्रूव्ड होगी तो आपके पास ये जो डिग्रेडेशन हो रही है ये इतनी ज्यादा नहीं होगी। ये डिग्रेडेशन हो ही तब रही है जब आपके पास SNR जो है वो कम हो गई है, यानी कि या तो सिग्नल पावर रिड्यूस हो गया या नॉइज पावर इंक्रीज कर गई है, जिसकी वजह से ये एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होकर ये एम्पलीट्यूड बन गया। तो ये वैल्यू कम कब हो सकती है, ओनली व्हेन द नॉइज इज वेरी लार्ज और इंटरफेरेंस इज वेरी लार्ज, तो दैट वुड डिग्रेड योर सिग्नल क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो ये वही कंडीशंस हैं जो पीछे हमने सिग्नल डिग्रेडेशंस के डिस्कस किए थे कि या SNR रिड्यूस हो जाए, या आपके पास डिस्टॉर्शन आ जाए बिकॉज ऑफ इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, या फिर आपके पास डिस्टेंस बढ़ जाए। इन तमाम केसेस की वजह से आपका ये वाला जो सिग्नल है, फॉर एग्जांपल ये आपका ओरिजिनल बिट थी एंड यू माइट गेट समथिंग लाइक दिस एट द आउटपुट, अब उसका एम्पलीट्यूड इतना डिग्रेड कर चुका है दैट यू माइट कंसिडर दिस टू बी एज 0, जबकि ओरिजिनली ये 1 था। तो ये डिग्रेडेशन किस वजह से हो रही है, ये आपके चैनल की वजह से हो रही है। ये चैनल की इफेक्ट्स की वजह से आपके पास चूंकि नॉन लीनियर चैनल्स की वजह से टाइम डिस्पर्शन हो रही है, टाइम डिस्पर्शन की वजह से इंटरसिंबल इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकती है, चैनल में नॉइज भी होता है जिसकी वजह से SNR रिड्यूस कर सकती है। तो इन चैनल इफेक्ट्स की वजह से आपका 1 जो है यू कैन कंसिडर इट टू बी 0। अब यहाँ पे आपके वो चैनल इनकोडर्स काम आते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, जो कि आपने एक खास रिडंडेंसी ऐड की हुई है वेयर k बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n बिट्स। तो आपको एक खास k by n रेट का इनकोडर आपने यूज किया, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि इस किस्म के जो एरर्स आ रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर आप उनको रिकवर कर सकें। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो हम जो भी बात करेंगे लाइन कोडिंग, वी विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी डाटा इन ए स्पेसिफिक वेव फॉर्म। तो इसको बोलते हैं लाइन कोडिंग। सो लेट्स सी कि हमारे पास किस किस्म की लाइन कोडिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। The output of the source encoder कौन सा है, जो आपको PCM आउटपुट दे रहा है 1010 बाइनरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। So the output of source encoder is converted into electrical pulses, जिनको हम waveforms भी कहते हैं, for the purpose of transmission over the channel।
इसको हम लाइन कोडिंग या ट्रांसमिशन कोडिंग भी बोलते हैं। सो द सिंपलेस्ट लाइन कोड इज ऑन ऑफ और यूनिपोलर, ये दोनों इसके नाम है लाइन कोडिंग के। यूनिपोलर भी बोलते हैं और ऑन ऑफ कोड भी कहते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट कोड। ऑन ऑफ कोड का मतलब क्या है कि आप 5 वोल्ट भेजें 1 के लिए और आप 0 वोल्ट भेजें से 0 के लिए। तो ये अब आपके पास बेसिकली क्या है, ये ऑन है और ये ऑफ है, ये ऑन है और आगे इस तरह ऑफ है। तो आप ये जो ऑन ऑफ कोड है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लाइन कोड, जिसको हम यूनिपोलर कोड भी कहते हैं। इसे हम यूनिपोलर क्यों कहते हैं कि हमारे पास अगर ये वोल्टेज का लेवल है, दिस इज 0 वोल्ट, तो हमें ये नजर आ रहा है कि 0 वोल्ट पे हमें सिर्फ एक ही हमें एक यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ऑन ओनली वन साइड, इसको हम यूनिपोलर कहते हैं। फिर हमारे पास पोलर कोडिंग भी होती है। पोलर कोडिंग में क्या है कि हमारे पास दोनों एक्सट्रीम्स हैं, वी हैव 5 volts and we have -5 volts as well. So based upon the type of line code हमने उसका एक नाम रखा हुआ है, and depending upon how you define that line code we will see how the waveform will be generated. So अब on off के अंदर या unipolar के केस में जो बाइनरी 1 है, it is transmitted by a pulse PT। अब इस केस में ये जो है ये हमारी एक पल्स है, इसको हम PT कह देते हैं। और जो 0 है इट इज ट्रांसमिटेड बाय नो पल्स, तो यहाँ पे हमने कोई पल्स नहीं भेजी, दिस इज 0। फिर 1 के लिए हमने पल्स PT भेजी, और अगर आगे 0 है फॉर एग्जांपल तो हम कोई पल्स नहीं भेजेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिफाइन एन ऑन ऑफ कोड और अ यूनिपोलर कोड। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये बाइनरी इंफॉर्मेशन आ रही है 0 1 0 1 1 1 0 1, और ये ऑन ऑफ या यूनिपोलर कोड से जब गुजरेगा तो यू कैन सी कि आपने कोई कोड नहीं भेजा, सॉरी कोई पल्स नहीं भेजी, फिर आपने PT को ट्रांसमिट किया, फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, फिर PT को ट्रांसमिट किया, फिर PT को ट्रांसमिट किया, फिर PT को ट्रांसमिट किया, बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट 3 1s हियर। फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 1 है, तो हमने इस बाइनरी सीक्वेंस के हिसाब से हमने ये वेवफॉर्म जनरेट कर ली, विच इज माय ऑन ऑफ कोडिंग और अ यूनिपोलर कोडिंग। Another commonly used code is polar। अब इसके अंदर इसको हम यूनिपोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 5 वोल्ट। पोलर के केस में क्या होगा, हमारे पास 2 मैक्सिमास होंगे, एक पॉजिटिव साइड पे और एक नेगेटिव साइड पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो बाइनरी 1 होता है उसको हम पल्स PT से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को -PT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस केस में मेरे पास कोड किस तरह का होगा कि अगर मेरे पास से 1 0 1 1 0 0 है, तो मैं 1 के लिए एक पल्स भेजूंगा और 0 के लिए एक नेगेटिव पल्स भेजूंगा, फिर 1 के लिए एक पल्स, फिर 0 के लिए पल्स, और फिर ये 0 के लिए पल्स। सो डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने बिट टाइम कितना डिफाइन किया हुआ है, ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी कोड्स होते हैं उनके अंदर आप एक पैरामीटर बिट टाइम का लेते हैं, और ये बिट टाइम कॉरस्पॉन्ड करता है आपके बिट रेट को, क्योंकि बिट रेट जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर बिट टाइम, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो बाइनरी डाटा जनरेट हो रहा है वो किस रेट से जनरेट हो रहा है, तो मैं कहता हूं मेरा जो रेट है वो से 500 बिट्स पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो बाइनरी डाटा 1010 की फॉर्म में जनरेट हो रहा है ये 500 बिट्स पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड की ड्यूरेशन में, इफ दिस इज 1 सेकेंड, मेरे पास यहाँ पे 500 बिट्स होनी चाहिए। तो अगर 500 बिट्स मैंने 1 सेकेंड में डिफाइन करनी है, तो एक बिट की ड्यूरेशन कितनी होगी, इट विल बी जस्ट 1 ओवर 500। तो 1 ओवर 500 की एक ड्यूरेशन में एक बिट होगी, फिर दूसरी बिट होगी, फिर तीसरी होगी, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे आपके पास ये भी 1/500 ड्यूरेशन के लिए है, ये भी 1/500 ड्यूरेशन के लिए है, ये लास्ट वाला भी 1/500 ड्यूरेशन के लिए है। तो एक सेकंड में टोटल बिट्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, वो 500 हो जाएंगी, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बाइनरी डाटा रेट। सो जितनी ड्यूरेशन आपके पास आती है विच इज योर बिट टाइम, उतनी ड्यूरेशन के लिए आप उस पल्स को डिफाइन करते हैं, वेदर इट इज PT और वेदर इट इज -PT। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास TB आता है 1 मिली सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी बिट्स बनेंगी, इफ TB इज 1 मिली सेकेंड, thousands में, एग्जैक्टली 1000। तो इसका मतलब है कि 1 मिली सेकेंड के लिए मैंने पल्स PT को ट्रांसमिट करना है विच इज रिप्रेजेंटिंग 1, और -PT मैंने ट्रांसमिट करना है 0 के लिए। तो अगर मेरे पास बाइनरी डाटा है 1 0 1 1, तो पहले 1 मिली सेकेंड के लिए मैं 5 वोल्ट भेजूंगा अगर मैं पोलर की बात कर रहा हूं, और 0 के लिए फिर एक -PT की पल्स होगी उतनी ड्यूरेशन की, दिस इज ऑल्सो 1 मिली सेकेंड।
फिर इस 1 के लिए दिस इज 1 मिली सेकेंड, फिर अगले 1 के लिए भी 1 मिली सेकेंड, तो ये टोटल ड्यूरेशन जो है ये 2 मिली सेकेंड हो जाएगी, ये 1 मिली सेकेंड हो जाएगी, ये भी 1 मिली सेकेंड हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर सीक्वेंस यू हैव. So this is how you're going to define the waveforms, whether they are polar or unipolar. Let me clear all of it. Okay. तो एक और हमारे पास पॉपुलर कोड है जिसको हम बायपोलर कहते हैं. ठीक है. सो यू हैव यूनिपोलर, पोलर एंड बायपोलर, और बायपोलर को हम AMI भी बोलते हैं, विच इज ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन. ठीक है. अब ये जो बाइपोलर है ना, ये इस पोलर से थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है. अब वो कैसे, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि बाइपोलर कोड किस तरह के होते हैं. इसमें जो 0 है इट इज एनकोडेड बाय नो पल्स, जिस तरह यूनिपोलर के अंदर होता है. लेकिन जो 1 है उसको हम एनकोड करते हैं PT से या -PT से, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रीवियस 1 इज एनकोडेड बाय -PT और PT. इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 0 1 1 0 1 1 और मैं इसका कोड डिजाइन करना चाह रहा हूं, तो अगर ये बाइपोलर है तो मेरे पास फॉर एग्जांपल जो पहला 1 है मैंने इसके लिए पल्स PT यूज की, 0 के लिए कोई पल्स नहीं भेजी. अब जो नेक्स्ट 1 आ रहा है ये PT होगा या -PT होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रीवियस जो 1 था उसका कोड क्या ट्रांसमिट हुआ है. तो अगर इसके केस में प्रीवियस कोड क्या ट्रांसमिट हुआ है, PT से, दिस इज PT. तो इस केस में जो ये 1 होगा इसका कोड होगा -PT. अब ये जो अगला 1 आ रहा है ये इस पिछले वाले 1 को देखेगा. अब पीछे वाला 1 क्या ट्रांसमिट हुआ है कोड, -PT. तो ये वाला जो कोड है ये PT हो जाएगा. फिर 0 के लिए हम कुछ नहीं भेजेंगे, फिर इस 1 के लिए हम इस कोड को देखेंगे. अब ये कोड कौन सा ट्रांसमिट हुआ है, PT. तो ये वाला कोड क्या हो जाएगा, -PT. और ये वाला कोड क्या हो जाएगा, PT +PT. सो दिस इज नोन एज अ बाइपोलर कोड. तो इसके अंदर अभी हम आके इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि किस कोड का क्या फायदा हो सकता है. तो बाइपोलर या ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, जो मार्क वर्ड है ना ये 1 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. मार्क हम 1 को कहते हैं और स्पेस कहते हैं 0 को. ठीक है. मार्क और स्पेस. तो ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन का मतलब है कि हर ऑल्टरनेट 1 को हम इन्वर्ट कर देंगे. दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ इट. ठीक है. अब ये देखो कि आपके पास ये 1 है, फिर अगला 0 हो गया, फिर अगला 1 जो है वो इन्वर्ट हो गया, फिर अगला 1 इन्वर्ट हो गया, फिर अगला 1 जो है वो इन्वर्ट हो गया. तो हम इसको ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी बोलते हैं. इसी तरह आपके पास ऑल्टरनेट स्पेस इन्वर्जन भी होती है जिसमें आप जीरोस को इन्वर्ट करते हैं. और उस तरह के कोड में क्या होता है, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय नो पल्स and 0 is encoded by PT or -PT depending upon whether previous 0 was encoded by -PT or PT. तो ये आप दोनों केसेस में ये आपकी कन्वेंशन है कि बेसिकली आप 0 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो बायपोलर के केस में 0 is transmitted by no pulse and 1 is encoded by PT. अगर प्रीवियस जो था वो -PT था या फिर उसको -PT से आप इनकोड करेंगे कि प्रीवियस वाला जो था वो PT था. ठीक है. दिस इज नोन एज अ बायपोलर और ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन कोड. सो अब हम कुछ कोड्स को डिस्कस करेंगे जो कि यही यूनिपोलर, पोलर या बायपोलर हैं. तो हमारे पास यूनिपोलर सिग्नलिंग यानी यूनिपोलर कोड में एक हमारे पास स्कीम होती है जिसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो. नॉन रिटर्न टू जीरो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो कोड जो 0 पे वैल्यू उसकी नहीं आती दोबारा, यानी ये एक ऐसी वेव फॉर्म होगी जो किसी भी पॉइंट पे 0 वैल्यू नहीं होगी. ठीक है. अब ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे. सो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मार्क पल्स, मार्क हम कहते हैं 1 को. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ द मार्क पल्स उसको हम टॉ कह दिए, यानी ये वो TB है जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ड्यूरेशन ऑफ द मार्क पल्स इज इक्वल टू द T0 ऑफ द सिंबल स्लॉट. T0 का मतलब है कि इस केस में जो भी आपका एक सिंबल की ड्यूरेशन है उस पूरी सिंबल ड्यूरेशन के अंदर हम अपनी एक पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो दिस इज माय TB विच इज टॉ एज वेल एंड इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. अब आप गौर से देखें कि आपके पास ये 0 है. ठीक है. 0 वोल्ट आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये आपके पास
ये V वोल्ट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब नॉन रिटर्न को 0 टू मतलब है कि जो ये 1 आप ट्रांसमिट कर रहे हैं ये अपनी पूरी ड्यूरेशन के अंदर इट विल नेवर कम डाउन टू 0, इट विल नॉट रिटर्न टू 0 ड्यूरिंग इट्स ड्यूरेशन। ये इसकी ड्यूरेशन है जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक बिट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप ये देखें कि चूंकि ये यूनिपोलर है तो इसका मतलब हमारे पास एक ही मैक्सिमा होगा +5 वाला, तो ये मेरे पास 0 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो यूनिपोलर विल डिसाइड दिस थिंग एंड नॉन रिटर्न टू 0 विल डिसाइड कि ड्यूरिंग 1 बिट टाइम आपके पास ये जो पल्स है ये 0 पे नहीं आएगी। तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से 5 वोल्ट्स, 0 is represented by no volt, फिर 1 is represented by 5 volts, 0 is represented by no pulse or no voltage। फिर आगे 1 2 3 4 5 ones हैं, they are represented by these 5 pulses and none of them are returning to 0 during their bit time। और एंड पे फिर ये जो 1 है ये आपके पास नो वोल्टेज होगी। दिस इज योर यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 कोड, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले सिंपलिसिटी। जी सर इसमें और यूनिपोलर सिंपल में क्या फर्क था सर, वो भी इसी तरह नहीं था? जी अभी हम ये देखेंगे कि यूनिपोलर में 2 टाइप्स होती हैं, एक है नॉन रिटर्न टू 0 और एक होती है रिटर्न टू 0। तो यूनिपोलर का आपको ये चीज कंफर्म हो गई है कि यूनिपोलर से मुराद है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव वोल्टेज है, 0 के अलावा एक 5 वोल्ट ही है, देयर इज नो अदर पोलर सिग्नल यू कैन से। जिस तरह हम कहते हैं ना आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल्स हैं बेसिकली, इस केस में आपके पास एक ही मैक्सिमा है विच इज से 5 वोल्ट्स इन दिस केस। ये तो चीज डिफाइन करती है कि ये यूनिपोलर है। अब यूनिपोलर में जो 2 टाइप्स हैं, वन इज द नॉन रिटर्न टू 0 एंड द अदर वन इज द रिटर्न टू 0। तो हमने ये जो पीछे एग्जांपल देखी थी ये वाली, ये यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 की है, लेकिन हमने फिलहाल इसको यूनिपोलर को डिफाइन करने के लिए यूज किया है। तो जब हम यूनिपोलर रिटर्न टू 0 की बात करेंगे तो यू विल सी कि उसके अंदर एक बिट ड्यूरेशन के अंदर आप 0 की वैल्यू को भी टच कर रहे होंगे, वो भी हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये जो वेव फॉर्म है इट इज इजी टू जनरेट, इट इज जस्ट ऑन ऑफ कोडिंग। 1 है तो आपने ऑन कर दिया, 0 है तो ऑफ कर दिया, इट इज सिंपल इन इंप्लीमेंटेशन, डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन। ये जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इस तरह के जो लाइन कोड्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए कितनी बैंडविड्थ आपको चाहिए फॉर ट्रांसमिशन। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ इनके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेंगे, वी वोंट गो इनटू द रीजंस ऑफ दैट, क्योंकि ये वी विल लीव इट फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर। अभी हम सिर्फ इन कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपके पास कोड्स किस किस्म के हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है, नंबर 1 इसके अंदर एक डीसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हियर यू कैन सी द मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 5 वोल्ट। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी जिसको हम डीसी वैल्यू भी कहते हैं? 2.5 सर तकरीबन एग्जैक्टली अगर हमारे पास 1 और 0 इक्वल नंबर में जनरेट हो रहे हैं तो मेरे पास डीसी वैल्यू तकरीबन 2.5 वोल्ट पे होगी, डिपेंडिंग अपॉन 1 और 0 इक्वल नंबर में है। तो अगर मेरे पास डीसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो डीसी वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट कर रही होती है, किस फ्रीक्वेंसी पे होती है? 0 के ऊपर। यानी कि इस कोड को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूंगा तो मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी 0 हर्ट्ज के ऊपर। तो ये आपके पास एक डिसएडवांटेज इस सेंस में है कि आपके पास ये जो सिस्टम है इसके अंदर डीसी कंपोनेंट होगा या 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो इट मींस कि आपने जो भी सिस्टम यूज करना है इट शुड अकोमोडेट स्पेक्ट्रल लाइंस एट 0 हर्ट्ज। फिर आपके पास इट कंटेन्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, वो यही स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। डज नॉट हैव एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, ये जो कोड्स हैं इनके अंदर कोई भी एरर करेक्शन कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास। और लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस कैन कॉज लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब हम जिस तरह मैंने आपको बात की थी कि आपके पास जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू नीड टू नो कि आपका जो बाइनरी बिट जो है ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, सो दैट यू शुड नो कि मेरी ये बिट यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन मिसमैच कर जाएगी तो रिसीवर साइड पे अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सैंपल करना शुरू करते हैं, आप कहते हैं यहाँ से मेरा बिट टाइम शुरू हो रहा है और ऑब्वियसली यू नो द बिट टाइम TB 1/RB के बराबर होता है, सो यू नो योर TB इज से 1 मिलीसेकेंड। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इफ यू नो TB इज 1 मिलीसेकेंड
लेकिन आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते अपनी बिट्स को एंड यू स्टार्ट योर सैंपल फ्रॉम दिस पॉइंट, तो आप तो सिर्फ 1 मिली सेकेंड तक यहां तक इसको कंसीडर करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, इवन इफ यू टेक द एवरेज ऑफ इट, तो आपके पास जो सैंपल पूरा सिग्नल जनरेट होगा वो 2.5 वोल्ट का हो रहा होगा। दैट विल कॉज द एरर इन डिफाइनिंग वेदर इट इज अ 0 और इट इज अ 1। तो आपको पता होना चाहिए कि यू शुड एग्जैक्टली स्टार्ट एट दिस पॉइंट, और एट दिस पॉइंट जहां पे आपका बिट टाइम शुरू हो रहा है, सो दैट आफ्टर 1 मिली सेकेंड यू, आप जितने भी सैंपल्स अक्वायर करेंगे दे शुड कॉरेस्पॉन्ड टू अ बिट 0। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आपने जो भी सिंक्रोनाइजेशन का सर्किट लगाया हुआ है, वो हम आगे जाके बात करेंगे कि हम सिंक्रोनाइजेशन कर कैसे सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के जो भी सर्किट है वो सिंक्रोनाइजेशन लूज कर सकता है अगर आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस आ जाए। तो डाटा तो आपके पास 1 और जीरोस की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा डाटा जनरेट हुआ है जिसके अंदर जीरोस बेशुमार एक कंटिन्यूस लाइन में जनरेट हो गए हैं, तो जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 वोल्ट। जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं नो वोल्टेज और नो पल्स, यूनिपोलर के केस में। तो अगर आप अपने सिंक्रोनाइजेशन सर्किट को कोई वोल्टेज ही नहीं दे रहे, वो कैसे उसको सिंक्रोनाइज करेगा? उसने तो कोई सिग्नल उसके पास आ रहा हो, कोई वेरिएशन आ रही हो कोई बाइनरी बिट्स की, उस सिंक्रोनाइजेशन सर्किट ने, जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, उसने उस सीक्वेंस को दे के अपनी आपको सिंक्रोनाइज करना है कि किस पॉइंट पे मैंने अपने जो बिट्स हैं उनकी ड्यूरेशन को स्टार्ट करवाना है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स आ जाए जीरोस की, तो क्या होगा? आप सिंक्रोनाइजेशन लूज कर जाएंगे। इसीलिए ये जो आपके पास सिग्नल है यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, इसे हम नॉट ट्रांसपेरेंट कहते हैं कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट कोड है। इट मींस कि इस वेव फॉर्म से आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे भी जो हम कोड्स देखेंगे, अब हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट कोड है या नहीं है। अगर वो ट्रांसपेरेंट कोड नहीं है, जिस तरह ये वाला भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो कोड है ये सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सिस्टम लगाना पड़ेगा सिंक्रोनाइज करने के लिए। लेकिन कुछ कोड ऐसे हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो ट्रांसपेरेंट कोड बन सकते हैं। मींस कि वो अपने आप की अपनी वेवफॉर्म को ही देखकर दे कैन एक्चुअली सिंक्रोनाइज देमसेल्व्स। ठीक है, next type is again unipolar, but this time it is return to zero. So unipolar return to zero कोड क्या होता है कि जो मार्क है यानी कि 1, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ द सिंबल स्लॉट होता है। तो पहले तो हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक सिंबल स्लॉट इतनी है, तो आपके पास पूरी सिंबल स्लॉट के अंदर आप अपनी बिट को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, विच इज योर टॉ। ठीक है, रिटर्न टू जीरो में आप इस पूरी ड्यूरेशन को यूज नहीं कर रहे होते, आप एक कम ड्यूरेशन को यूज कर रहे होते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग 1। अब वो वेवफॉर्म कैसे होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो यू ओनली फिल हाफ, ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम स्लॉट। तो ये जो पूरी टाइम स्लॉट है, आप सिर्फ हाफ को यूज करते हैं 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो दूसरा हाफ है उसमें आपका सिग्नल इट रिटर्न्स टू जीरो फॉर द सेकेंड हाफ। इसीलिए इसको हम रिटर्न टू जीरो यूनिपोलर सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वेवफॉर्म कैसे होगी? इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अब आप गौर से देखें, यू हैव 1 0 1 0, तो ये आपके पास एक सिंबल ड्यूरेशन है या एक सिंबल स्लॉट है, दिस मच। तो हमने ये देखा कि जो फर्स्ट हाफ है आपने इसमें 5 वोल्ट भेजा, एंड देन दिस वेवफॉर्म रिटर्न टू जीरो इन द सेकेंड हाफ। और जो जीरो है उस केस में तो हम वैसे ही कोई सिग्नल नहीं भेजते, तो हमने जीरो ही रखा। फिर जो 1 आया, आपने फर्स्ट हाफ में 5 वोल्ट रखा, एंड द सेकेंड हाफ द वेवफॉर्म रिटर्न टू जीरो अगेन। फिर जीरो के केस में आपने कुछ नहीं भेजा। फिर अगले 1 के केस में फर्स्ट हाफ में 5 वोल्ट एंड द सेकेंड हाफ यू रिटर्न टू जीरो। फिर आपके पास फर्स्ट हाफ में 5 वोल्ट, सेकेंड हाफ में अगेन यू रिटर्न टू जीरो। फिर आपके फर्स्ट हाफ में 5 वोल्ट, फिर आप रिटर्न टू जीरो। फिर 0 0 0 के केस में एक आपके पास नो वोल्टेज जनरेट हो रही है। दिस इज नोन एज यूनिपोलर सिग्नलिंग, जिसे हम कहते हैं रिटर्न टू जीरो। अब देखें, इसको भी अगर मैं देखूं, इसका एक ही पोल है, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिपोलर। लेकिन चूंकि एक बिट ड्यूरेशन के अंदर योर सिग्नल इज रिटर्निंग टू जीरो, तो हम इसे रिटर्न टू जीरो यूनिपोलर सिग्नलिंग कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? अगेन सिंपल है इंप्लीमेंटेशन में,
presence of spectral lines at symbol rate which can be used as symbol timing clock signal. अब ये जो आपके पास कोड है ये आप यूज कर सकते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन। क्यों? अगर आप गौर से देखें ये जो एक बिट ड्यूरेशन है TB विच इज 1/RB, अगर आप ये देखें इसके अंदर आपको एक साइकिल पूरा मिल रहा है एक वेव फॉर्म का, ये एक साइकिल, या यहाँ पे देखें एक साइकिल ये मिल रहा है, फिर ये साइकिल आपको पूरा मिल रहा है, फिर आपको ये एक साइकिल मिल रहा है। तो ये जो इस तरह की जो स्क्वायर वेव आपके पास जनरेट हो रही है इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू योर डाटा रेट। ठीक है, अब उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सॉरी नॉट द डाटा रेट, आप ये कह सकते हैं ये रेट है RB इज इक्वल टू बिट्स पर सेकेंड, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है इन स्क्वायर पल्सेस की वजह से आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी सिंबल टाइमिंग क्लॉक सिग्नल के लिए कि आपका जो सिंबल है वो किस इंस्टेंट पे शुरू हो रहा है। दैट वुड मेक दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म ट्रांसपेरेंट। अब वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है वो इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? वही सारे डिसएडवांटेजेस जो यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो के केस में डिसएडवांटेजेस थे वो इस केस में भी हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? इट ऑक्यूपाइज ट्वाइस एज मच बैंडविड्थ एज यूनिपोलर। अब हमें ये नजर भी आ रहा है कि पोलर के केस में आपके पास बिट टाइम वाज लॉन्गर। अगर बिट टाइम 1 था तो रिटर्न टू जीरो के केस में बिट टाइम क्या हो गया? वो हाफ हो गया, क्योंकि अब आप हाफ ड्यूरेशन के लिए पल्स को भेज रहे हैं। तो अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो तो उसकी बैंडविड्थ कम होती है, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, और अगर टाइम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस केस में बिट ड्यूरेशन कम हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो ये टाइम ड्यूरेशन हाफ हुई है, पहले फुल थी अब ये हाफ हो गई है, तो बैंडविड्थ जो है वो भी डबल हो जाएगी, और उस केस में इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अच्छा आई थिंक मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर गया हूँ, वो बाइपोलर के केस में आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो प्रॉब्लम इसमें भी है। ये देखें ना, आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस अगर आए तो यहाँ पे भी तो सिंक्रोनाइजेशन लूज हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में दिस जी सर लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो से सिंक्रोनाइजेशन कैसे लूज हो जाती है, वो बात समझ नहीं आई सर। यानी आपके पास एक सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, ये एक आपके पास सिंक्रोनाइजेशन का सर्किट है। आपके पास जो बाइनरी सीक्वेंस एक वेव फॉर्म की फॉर्म में जब आपकी इसकी इनपुट पे आएगा तो इस सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, ये सर्किट क्या होता है ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपके लिए समझने के लिए जरूरी है कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन सर्किट है इस वेव फॉर्म के अंदर से अपनी टाइमिंग की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब वो टाइमिंग की इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट करेगा, अगर तो ये वाला कोड ट्रांसपेरेंट होगा तो वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। अभी जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि आपके पास इस तरह ये 1 1 1 1 आ रहे थे, अभी जो हमने रिसेंटली बात की थी कि ये जो आपके पास स्क्वायर पल्स आ रही है, इस स्क्वायर पल्स से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये हमारे पास जीरोज आ रहे हैं तो जीरोज के केस में हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कोड को मैं एक सिंक्रोनाइजेशन सर्किट को इनपुट पे दूं, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग दीज वंस, तो मेरा ये सिंक्रोनाइजेशन सर्किट काम करेगा। लेकिन एज सून एज आई एम गेटिंग दीज जीरोज, तो मेरे पास इस सर्किट की इनपुट पे तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम ट्रांसमिटिंग जीरो वोल्टेज। तो जब उसकी इनपुट पे जीरो वोल्टेज होगा तो इसका मतलब है कि मेरा ये सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, इसकी आउटपुट भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज इफ यू डोंट गिव एनीथिंग टू अ सर्किट, उसके आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इसीलिए मैं ये जो पिछली बात हमने की थी कि अगर ये कोड आपने इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो यू नीड टू असाइन अ पोल टू जीरोस एज वेल। जिस तरह हमने बाइपोलर के पोलर सिग्नलिंग की बात की थी कि 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय PT एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय -PT। तो उस केस पे देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस आए। ठीक है, लेकिन चूंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस आ सकते हैं, तो दिस कोड इज आल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर आपके पास जो दूसरा केस है दैट इज पोलर सिग्नलिंग। अभी हमने यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो की बात की थी और यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो की बात की थी। सो पोलर सिग्नलिंग विद नॉन रिटर्न टू जीरो, उसकी शेप कैसे होगी कि जो बाइनरी 1 है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पल्स PT
and binary 0 is represented by an opposite pulse which is minus pt. So हमने शुरू में जब यूनिपोलर को डिस्कस किया था तो हमने यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो को डिस्कस किया था, और जब हमने पोलर की बात की थी तो हमने यहाँ पे पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो की बात की थी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास द वेव फॉर्म वुड लुक समथिंग लाइक दिस कि 1 is represented by positive pulse, 0 is represented by negative pulse. 1 is represented by positive pulse, 0 is represented by negative pulse, or all ones are represented by positive pulse and 0 is represented by negative pulse. And since the pulse is not returning to 0 within its bit time, हम इसको non return to 0 signaling कहेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन में। नंबर 2, कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, सो वी कैन सी कि +5 वोल्ट और -5 वोल्ट आपके पास है, एंड इफ वी कंसीडर कि 1 और 0 जो हैं दे आर इक्वली लाइकली टू अकर, तो आपके पास एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगी। सो इसका मतलब है इसमें देयर इज नो डीसी कंपोनेंट इन दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डज नॉट हैव एरर करेक्शन कैपेबिलिटी इस केस के अंदर भी, and does not possess any clocking component for ease of synchronization. It is also not transparent, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पोलर सिग्नलिंग रिटर्न टू जीरो। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, पोलर का मतलब है कि एक पल्स पीटी होगी और एक पल्स माइनस पीटी होगी, ठीक है। रिटर्न टू जीरो का मतलब है कि ये पल्स अपनी बिट ड्यूरेशन के अंदर इट विल रिटर्न टू जीरो, और ये जो पल्स है जो कि -5 वोल्ट है, दिस विल आल्सो रिटर्न टू जीरो ड्यूरिंग द बिट टाइम, ठीक है। सो बाइनरी 1 is represented by pulse pt and 0 is represented by an opposite pulse minus pt, fills only the half time slot and then return to 0 for the second half. So this is how you define this kind of signal. अब इस केस में the waveform would look something like this. ये वही बाइनरी सीक्वेंस है जो हम अभी शुरू से लेके आगे चलते आ रहे हैं, 1 0 1 0 की जो फॉर्म आ रही है। सो 1 is represented by a pulse pt, और ये फुल बिट ड्यूरेशन के अंदर ओनली हाफ ऑफ द टाइम ये पल्स एग्जिस्ट करेगी पीटी, एंड देन इट विल रिटर्न टू जीरो। जीरो के केस में एक नेगेटिव पल्स एग्जिस्ट करेगी फॉर द हाफ द ड्यूरेशन, और फिर देन इट विल रिटर्न टू जीरो इन द सेकेंड हाफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी ये जो रेंजेस हैं इनको क्लियरली डिफाइन करेंगे। पहली बिट यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पे खत्म हो रही है, सो दैट हमें पता हो कि ये टोटल बिट टाइम था, हाफ के लिए ये 5 वोल्ट है और हाफ के लिए 0 हो गया है, और दिस इज द टाइम स्लॉट फॉर द नेक्स्ट बिट टाइम which is 0, and this is minus pt in the first half and then it is returning to 0, and then ये 1 का वेव फॉर्म होगा, ये 0 की वेव फॉर्म होगी, फिर 1 की वेव फॉर्म, फिर 1 की वेव फॉर्म, फिर 1, and then so on so forth, नीचे zeros की भी वेव फॉर्म आपके पास आ रही है, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं, here we can say कि आपके पास जो सिग्नल आ रहा है this can be a transparent signal, क्योंकि मेरे पास ये जो वेव फॉर्म आ रही है, जब हम सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे वी विल सी कि दिस वेव फॉर्म कंटेन्स अ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट जिसका जो रेट है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ योर इंफॉर्मेशन। सो एडवांटेजेस इसके क्या हैं? वही जो कि पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो के एडवांटेजेस थे वो इसके भी एडवांटेजेस हैं, और साथ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन एट सिंबल रेट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर टाइमिंग सिंबल टाइमिंग क्लॉक सिग्नल, आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? वही डिसएडवांटेजेस जो पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो के डिसएडवांटेजेस थे वो इसके हैं, प्लस इसका एक और डिसएडवांटेज है कि इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट डबल है, क्योंकि हमें पता है कि रिटर्न टू जीरो के केस में पूरी टाइम स्लॉट यूज हो जाती है पीटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इस केस में हाफ ऑफ द टाइम स्लॉट इज यूज्ड फॉर सिंबल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर टीबी अगर आपके पास 1 है और इधर टीबी हाफ हो गया है, तो इस केस में जब टाइम कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर टाइम रिड्यूस्ड बाय हाफ हुआ है तो बैंडविड्थ विल बी डबल्ड इन दिस केस। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, और बाकी जो पोलर रिटर्न नॉन रिटर्न टू जीरो के डिसएडवांटेजेस हैं वो इसमें भी अप्लाई होते हैं। बस तीसरी किस्म थी बायपोलर सिग्नलिंग की। तो ठीक है, बायपोलर में भी आपके पास दो केसेस होंगे, रिटर्न टू जीरो और नॉन रिटर्न टू जीरो। सो बायपोलर सिग्नलिंग या ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन को हमने कैसे डिफाइन किया था? 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल्स ऑफ +5 वोल्ट या -5 वोल्ट या जो भी वोल्टेज आपने डिफाइन किया हुआ है।
एंड बाइपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो वुड लुक लाइक दिस, कि आपके पास 1 is represented by 5 volt, 0 is represented by no volt, and then 1 is represented by pulse which is inverse of the previous one, तो ये -5 volt, फिर 0 is represented by no volt, 1 is represented by inverse of the previous pulse, तो वो 1 हो जाएगा, ये 1 जो है inverse of the previous, तो ये 0 -5 volt हो जाएगा, फिर next one will be inverse of this, ये 5 volt हो जाएगा, the next one will be the inverse of this, ये माइनस हो जाएगा, ये पीछे वाले के इनवर्स होगा, and then this will be 0. So this is how you define a bipolar non return to 0. तो आप कोई मुझे बता सकता है कि bipolar return to 0 वेवफॉर्म कैसे होगी? सर ये 1 टाइम वाला ड्यूरेशन हाफ हो जाएगा जी, क्योंकि हमें पता है कि बाइपोलर के केस में 0 जो है इट विल ऑलवेज बी नो सिग्नल, तो ये सिग्नल तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा. द ओनली थिंग इज दिस वन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हाफ द पल्स एंड देन इट विल रिटर्न टू 0. फिर ये जो 1 है, चूंकि प्रीवियस ये था, अब आपके पास ये हाफ साइकिल होगा नेगेटिव में एंड देन इट विल रिटर्न टू 0. इस केस में ये हाफ होगा एंड देन इट विल रिटर्न टू 0, फिर ये हाफ होगा एंड देन इट विल रिटर्न टू 0, फिर ये हाफ होगा एंड देन इट विल रिटर्न टू 0, फिर ये हाफ होगा एंड देन इट विल रिटर्न टू 0, फिर ये हाफ होगा एंड देन इट विल रिटर्न टू 0. तो ये जो आपके पास रेड कलर में लाइन नजर आ रही है, दिस सिग्नल विल रिप्रेजेंट योर बाइपोलर रिटर्न टू 0 सिग्नल. मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ. This will represent your bipolar return to 0. तो हम ये देख सकते हैं कि ये 1 इस तरह रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, ये इस तरह रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, फिर ये इधर रिप्रेजेंट है, ये इधर रिप्रेजेंट है, ये इधर रिप्रेजेंटेड है, ये इधर रिप्रेजेंटेड है, ये वाली पल्स इधर रिप्रेजेंटेड है. दिस इज हाउ यू डिफाइन अ बाइपोलर रिटर्न टू 0 सिग्नल. ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 and 0 आर इक्वली लाइकली, तो आपके पास जितनी पल्सेस ऊपर हैं उतनी पल्सेस आपके पास नीचे होंगी, इट विल हैव नो डीसी कंपोनेंट. इट ऑक्यूपाइज लेस बैंडविड्थ देन द यूनिपोलर एंड पोलर नॉन रिटर्न टू 0 स्कीम्स. उनसे बैंडविड्थ इसकी कम है एंड पोजेस सिंगल एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी. इसके अंदर एक सिंगल एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी इसके अंदर है. डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? डज नॉट पोजेस एनी क्लॉकिंग कंपोनेंट फॉर ईज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. दिस इज आल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस विल गिव यू सिंक्रोनाइजेशन लॉस. दिस इज नोन एज बाइपोलर सिग्नलिंग, बाइपोलर नॉन रिटर्न टू 0 एंड बाइपोलर रिटर्न टू 0. फिर आपके पास एक कोड है विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जिसको हम मैनचेस्टर सिग्नलिंग भी कहते हैं. ये यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर से थोड़ा सा डिफरेंट है. ये मैनचेस्टर सिग्नलिंग क्या होती है बेसिक? जी सर, ये प्रीवियस केस वाला नॉन ट्रांसपेरेंट कैसे होगा सर? इसमें लॉन्ग स्ट्रिंग का 0. देखिए, जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय नो वोल्टेज. देखो, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स. तो ये चीज आप वैसे बेसलाइन बना लें, जिस कोड के अंदर 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स, इट मींस अगर आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस अगर आपके पास डाटा आ जाए तो आप कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रहे, यू आर ट्रांसमिटिंग नो पल्स. तो जो सिंक्रोनाइजेशन सर्किट होगा, अगर उसकी इनपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा, इट विल नॉट जनरेट एनी सिग्नल दैट यू कैन यूज फॉर सिग्नलिंग, दैट यू कैन यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, सो चूंकि इसके अंदर भी लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस जो है दे कैन अकर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वहां पे आपको जरा क्लियर होगा कि ये सिंक्रोनाइजेशन होती कैसे है. क्लियर? यस सर. ओके, तो हमारे पास एक स्कीम और है जिसको हम कहते हैं मैनचेस्टर सिग्नलिंग. अब ये मैनचेस्टर सिग्नलिंग बेसिकली क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ द बिट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. पहली चीज कि अगर आपके पास एक बिट ड्यूरेशन इतनी देर की है, दिस इज योर बिट टाइम टीबी, इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं. एक ये फर्स्ट हाफ है और एक सेकेंड हाफ है. सो जो बिट 1 है
जो 1 बिट है वो पॉजिटिव होती है फर्स्ट हाफ में और नेगेटिव होती है सेकेंड हाफ में, ठीक है। सो अगर ये बिट टाइम है तो अगर मेरे पास 1 आया तो फर्स्ट हाफ में ये 5 वोल्ट्स होगा और सेकेंड हाफ में ये -5 वोल्ट होगा। दिस इज नोन एज बिट 1, ठीक है। और जो 0 है वो फर्स्ट हाफ में नेगेटिव होता है और सेकेंड हाफ में पॉजिटिव होता है। दिस इज हाउ यू डिफाइन मैनचेस्टर सिग्नलिंग। तो अब वेवफॉर्म आपकी कैसे नजर आएगी? इफ यू लुक एट दिस, अगर आप गौर से देखें, अब 1 जो है दिस इज द बिट ड्यूरेशन ऑफ 1, सॉरी यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर 1 बिट ड्यूरेशन। तो अब देखें फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ में ये नेगेटिव है। अब जो 0 है इसकी टोटल ड्यूरेशन यहां से लेके यहां तक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी ड्यूरेशंस को क्लियरली डिफाइन करें। जो बिट 0 है ये फर्स्ट हाफ में नेगेटिव है, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव है। लाइकवाइज ये जो 1 है फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ में नेगेटिव है। ये जो 0 है ये फर्स्ट हाफ में नेगेटिव है, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव है। फिर जो 1 है फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। फिर 1 है फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। फिर 1 है फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। और फिर 0 जो है फर्स्ट हाफ में नेगेटिव एंड सेकेंड हाफ में पॉजिटिव। दिस इज हाउ यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिस चीज को हम यूज करते हैं अपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अगर आप गौर से देखें इस किस्म का जो सिग्नल है मैनचेस्टर सिग्नल है, दैट इज द रीजन इट इज वाइडली यूज्ड कि आप ख्वा आपका 1 हो या ख्वा आपका 0 हो, 1 0 1 0 कोई सी भी वेव फॉर्म, कोई सा भी बिट आपके पास होगी, यू विल ऑलवेज हैव अ ट्रांजिशन एट द सेंटर ऑफ द बिट ड्यूरेशन। अगर आप ये गौर से देखें, ये आपके पास और ये देखें, सेंटर में एक ट्रांजिशन है। 0 के केस में भी सेंटर में ट्रांजिशन है, यहां पे भी देखें सेंटर में ट्रांजिशन है, इधर देखें सेंटर में ट्रांजिशन है। ख्वा 0 हो या 1 हो, यू विल ऑलवेज हैव अ ट्रांजिशन एट द सेंटर ऑफ द बिट। सो जब भी आपको कोई सीक्वेंस मिलेगा, द ओनली थिंग यू हैव टू सी कि जहां पे भी मेरे पास ट्रांजिशन आ रही है वो उस बिट ड्यूरेशन का सेंटर पॉइंट है। सो यू वुड नो वेयर टू स्टार्ट योर सैम्पलिंग फ्रॉम। कि अगर आपके पास ट्रांजिशन आपको एक मिल गई, फॉर एग्जांपल एक ये ऐसे ऐसे आपके पास एक वेवफॉर्म ऐसे थी एंड देन इट इज लाइक दिस, ठीक है। आपको पता चला ये मेरे पास ट्रांजिशन आ रही है। इफ दिस इज द ट्रांजिशन तो इसका मतलब है कि इसके हाफ टीबी में पीछे चला जाऊं तो दिस इज द पॉइंट वेयर माय एक्चुअल सैंपल शुड स्टार्ट। क्योंकि हमें पता है कि ये जो ट्रांजिशंस आएंगी दे विल ऑलवेज बी एट द सेंटर ऑफ द बिट ड्यूरेशन। तो हाफ टीबी में पीछे चला जाऊं तो आई विल बी एट द स्टार्ट ऑफ द बिट। ये बात समझ आई है आप लोगों को? जी सर। तो इस केस में दिस कोड इज एक्चुअली वेरी फेमस एंड वेरी वाइडली यूज्ड कि आपके पास टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट वेयर द बिट ड्यूरेशन इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम। सो इसका एडवांटेज है, नंबर 1 कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, जितना ये नीचे है उतना ये ऊपर है। तो 0 वोल्ट आपकी डीसी एवरेज वैल्यू है एंड देन इजी टू सिंक्रोनाइज। ये कोड जो है ये ट्रांसपेरेंट है because you know where the bit is actually starting from, so it is easy to synchronize as well. Disadvantages इसके क्या हैं? Because of greater number of transitions, it occupies significantly large bandwidth. अब ये देखें ना ट्रांजिशंस आपके पास कितनी ज्यादा ट्रांजिशंस आ रही हैं, तो हमें पता है कि जितनी हाई नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। एंड डज नॉट हैव एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, इसके अंदर एरर को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के मामले में इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू सिंक्रोनाइज। सो ये सारे आपके पास कोडिंग की टेक्निक्स हैं। सो आज हम लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम इंशाल्लाह जो लास्ट टॉपिक है डिजिटल रिसीवर्स एंड रिपीटर्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये जिस तरह आपके पास मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स आपको दी हुई हैं, तो आपके एग्जाम में आई कैन ऑलवेज गिव यू अ सीक्वेंस ऑफ 1 and 0s एंड आई कैन आस्क यू टू जनरेट say for example bipolar return to zero signal. So you should be able to construct this kind of waveform for that particular sequence of binary. ठीक है?
तो इसकी आप प्रैक्टिस करें सो दैट आपको पता हो कि कौन सा सिग्नल जो है वो किस तरह जो है वो उसकी वेवफॉर्म जनरेट होती है। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आई वुड लाइक टू से समथिंग। लेट मी कंक्लूड द लेक्चर फर्स्ट, फिर हम डिस्कस करते हैं श्योर सर, आपके इश्यूज। श्योर सर। कोई और क्वेश्चन एनीवन? Gee, I think if everything is all right, let me quickly take the attendance. I think I forgot to take the attendance today. Download the attendance list. Okay, children, let me stop the recording and then we can discuss any issues if you have.